Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. So hello everyone and welcome to Unacademy from Voice Skill. Please let me know. So guys, आज हम लोग लक्ष्य बैच का लेक्चर नंबर 61 जो है वो कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर नंबर 61 में हम लोग कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी इन जेड डोमेन पे बात करेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को कवर किया था, जहाँ पे हम लोगों ने लगभग 9 प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टार्ट किया था. कल हम लोग प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज भी करेंगे, पर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं जो कि कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी इन जेड डोमेन है. गॉट इट? तो ये एक बहुत एक शानदार टॉपिक है और यहाँ से जो है वो गेट में क्वेश्चंस नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, चलिए विदाउट वेट लेट्स स्टार्ट. तो लेट मी इंट्रोड्यूस विद माय सेल्फ. माय नेम इज पंकज सिंह. आई हैव प्लेड गेट 4 times and missed 2 times. My rank is under 100. Subject I take is signal system, control system and ADC. So in total I have now 12 plus year of teaching experience. Okay, and for the last 7 years I that is devoted my career to ACE Engineering Academy, Hyderabad. Okay, so next is that if last year I have joined Unacademy. So if you want to enhance your preparation, to boost your preparation, you must use a code and that code must be Pankaj11. क्योंकि Pankaj11 से ना केवल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेरी गाइडेंस, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को मिलेंगी. तो गाइज बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि रियल गाइडेंस में अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो पूरा पोटेंशियल है वो एक मैक्सिमम निकल के बाहर आता है और आपको पता होता है एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है. ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर रहती हैं. क्लियर? तो प्लीज़ इस कोड का यूज़ जरूर कीजिए अगर आपको सच में एक गाइडेंस चाहिए
और रियल टाइम जो है वो आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप प्लीज़ इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। ना बात करते हैं स्पेशल क्लास की। तो गाइज मैंने अभी जो स्टार्ट किया है वो है स्पेशल प्रॉब्लम सीरीज ऑन सिग्नल सिस्टम, जहाँ पे मैं अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस और इस तरीके से मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवाऊँ। जैसे कि आज इवनिंग में आपका जो है जेट ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस में होगा। आप अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हो तो मेरे स्पेशल क्लास पे आप चले जाओ, अनअकैडमी पे प्रोफाइल पे आप सर्च कर सकते हो और वहाँ पे आप प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हैं वो मेरे आप देख सकते हो। गॉट इट? तो ये स्पेशल क्लासेस ये आप लोगों के लिए जिसमें आप क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अनअकैडमी के थ्रू जो है वो आपको मिल जाती है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ स्पेशल क्लास के फीचर्स ये हैं कि आप लेक्चर्स को आप कभी भी एसेस कर सकते हो, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलती है, आपको हर अगर कोई लेट्स से क्विज हो रहा है तो आपको पोल मिलता है, आप कभी क्लास को मिस नहीं करते क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जाता है, और आपको सबसे बड़ी बात लेक्चर नोट्स मिलते हैं जो कि शायद यूट्यूब में अब नहीं मिल रहे हैं। इस इसलिए तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यू हो तो प्लीज़ स्पेशल क्लास में आइए। ना ये तो हो गया फ्री प्रमोशंस की। ना बात करते हैं पेड प्रमोशंस की। तो गाइस अनअकैडमी के पास एक बहुत ऑसम प्लान है जिसको हम कहते हैं प्लस। प्लस के अंदर आपको क्या मिलता है? देखो, लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैचेस इंग्लिश और हिंदी में, और आरआईबी बैचेस पैसेस आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाते हैं। ये सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को मिल जाता है छोटे से सब्सक्रिप्शन पे, और मतलब पर डे के 100 रुपीज़ या 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन योर प्लान। आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो और आप अनअकैडमी के बेनिफिट्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हो ये सुनो, तो यू मस्ट गो फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? देखो, पर्सनल कोचिंग, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर आपको अलग से मिल जाएगा जो आपके हर डाउट को क्लियर करेगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ये सारे के सारे आपके पर्टिकुलरली ये टॉपर्स होते हैं टॉप एग्जाम्स के, जो कि आपको हर मोमेंट पे आपको जो है वो गाइड करते हैं कि कैसे आपको इन प्रिपरेशंस को करना है। ना अगर आपको सच में एक रियल गाइडेंस चाहिए, और आप अब जैसे कि मैंने कहा लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को गाइड किए थे और मैंने 1 डिजिट 2 डिजिट रैंक सब आपको जो है वो प्रोवाइड किए, मतलब उन कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किए जो मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अगर आप चाहते हो कि रियल में सब कुछ गाइडेंस आपको मिले, देन यू मस्ट कम फॉर दिस कोड, एंड दैट कोड मस्ट बी, यू नो दैट इट इज़ अ पंकज 11। ठीक है? तो इस कोड को कभी ना भूलें, इस कोड को लगाएं, और इस कोड को लगाने से ही आपको सारी चीज़ें, सारे दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे। स्पेशल क्लास में भी अगर आपको आना है या अनअकैडमी कॉम्बैट अगर आपको देना हो, तब हर जगह पे भी ये कोड आप एज ए इनवाइट कोड यूज़ कर सकते हो। इससे क्लियर? और आपको अनअकैडमी पे मैक्सिमम यूसेज आपको इस कोड के थ्रू मिलेगा। ना जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन योर कि आप कितना चाहते हो टाइम, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, पर डे जो कॉस्ट आपको पड़ता है वो 60, 70 और 80 रुपीज़ पर डे आपका कॉस्ट मिलता है 2 ईयर्स के लिए। और मेरे ख्याल से 80 रुपीज़ नियरली आपके एक दिन के मूवी के कॉस्ट से भी कम है। इज इट क्लियर? और जहाँ पे आप इतना सारा जो है वो फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। आइकॉनिक के लिए ये आपको मिलता है, आइकॉनिक का जो प्लान है वो आपको 95 से 100 रुपीज़ के आसपास कम मिलता है 24 मंथ के लिए, अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि 24 मंथ सजेस्टेबल है। इज इट क्लियर? तो अगर आप इतना फीस पे करते हो और 10% का आपको डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अनअकैडमी पे, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, जहाँ पे आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप डायरेक्टली आप मैसेज करो, मैं आपको रियल टाइम गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करूँगा। आपकी जर्नी जो है वो पूरे गेट प्रिपरेशन पे स्टार्ट होगी। तो अगर आप चाहते हो कि अगर सच में कुछ ऐसा करना, कुछ अच्छा करना, तो प्लीज़ गो फॉर अनअकैडमी एंड अनअकैडमी प्लस स्पेसिफिकली एंड यूज कोड दिस वन पंकज। ना अभी भी मैंने जो है वो कंट्रोल सिस्टम का बैच स्टार्ट किया, जिसमें कल से BDR स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी आपका पहला चैप्टर जो है वो चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो अभी भी अनअकैडमी को ज्वाइन करना, तो आप कंट्रोल सिस्टम का बैच जो है वो कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सिस्टम जो है वो फील कर रहे हैं। इसलिए नियरली अबाउट 120 आवर्स से भी ज़्यादा का कोर्स कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पूरे अनअकैडमी ऐप पे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा कर सकते हो, तो आप प्लीज़ अनअकैडमी ऐप पे आइए। ये कंट्रोल सिस्टम का बैच है और नेटवर्क का भी बैच हुआ है, तो आप मॉर्निंग में नेटवर्क करिए और इवनिंग में जो है वो कंट्रोल करिए। तो इसकी जो टाइमिंग है वो 9:45 PM। ठीक है, 9:45 PM से लेके 11:45 PM तक।
ठीक है। तो ये ई और इसी दोनों के लिए स्टार्ट हुआ है। ये कोर्स के फीचर्स हैं, बहुत ध्यान से देखो। 120 आवर्स का ऑफिशियल कोर्स है जिसको मैं जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस स्पेशल में लेके नियरली अबाउट ये 140-150 के आसपास बैठेगा। टोटल लेक्चर्स जो हैं वो 60 हैं ऑफिशियली, और अनऑफिशियल कुछ 4-5-6 लेक्चर्स होंगे जो कि स्पेशल में कंडक्ट में करवाऊंगा। टोटल क्विजेस जो है वो 11 है अनऑफिशियल। अगेन अगर ऑफिशियल 11 हैं, अनऑफिशियल को अगर कंबाइन कर दें तो ये बैठेगा नियरली 15 के अराउंड। सिमिलर डाउट क्लियर सेशंस 18 है, और डाउट क्लियर तो आप हर सेशन में आप पूछ सकते हो, डाउट अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हो। स्टार्ट डेट और एंड डेट भी देखो लिखी हुई है, यानी कि इतने दिन में आपका जो है वो कंट्रोल सिस्टम का कोर्स जो है वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो बेस्ट कोर्स है गाइस, बहुत मजा आ रहा है, बच्चे जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप भी इसका पार्ट बन सकते हो, आप अनअकैडमी पे आओ और इस कोड का यूज करके पंकज रहे। ठीक है, कुछ दिन में सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो आपकी बढ़ने वाली है, तो आप अगर आप चाहते हो कि ये फीस आपको ना परेशान करे तो प्लीज़ आप लोग जो है वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, नेटवर्क का भी कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ है आदित्य कन्वल सर का, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं 15 सितंबर से, इसलिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कॉजालिटी स्टेबिलिटी इन जेड डोमेन, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्जैक्टली सेम टाइप का टॉपिक है जो कि हम लोगों ने कवर किया था कहाँ पर, आपके लाप्लास में। लाप्लास में अगर आपने देखा होगा तो हमने कॉजालिटी और स्टेबिलिटी पे बात की। तो आज हम लोग थोड़ा सा लाप्लास को और पर्टिकुलरली जेड को थोड़ा सा मर्जअप करने की कोशिश करेंगे, और आज हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि लाप्लास डोमेन में कोई चीज़ अगर लिखी है तो वो जेड डोमेन में कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू, मतलब अगर कोई जेड डोमेन में है तो हम उसको लाप्लास में कैसे जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस लेक्चर को प्लीज़, मैं अब 2 ये रिकॉर्डेड है, पर मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप इसे लाइव देखें तो प्लीज़ इस लेक्चर के कंटेंट की क्वालिटी को समझते हुए आप इसे प्लीज़ मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट बेनिफिटेड हो। और प्लीज़ लाइक बटन जरूर जो है प्रेस करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय कॉजालिटी। मैंने आपको टाइम डोमेन में कॉजालिटी बताया था, कॉजालिटी। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे पास एक HN है जो कि 0 है फॉर n लेस देन 0, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, यानी कि ये प्योर राइट साइडेड है। तो ये जो सीक्वेंस था ये कॉजल सीक्वेंस था, याद करिए जरा, ये एक कॉजल सीक्वेंस था, है ना। और सिमिलरली अगर मेरा HN जो है वो 0 है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो सीक्वेंस था वो मेरा कैसा था बताओ। ये मेरा सीक्वेंस जो था वो था एंटी कॉजल सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस था वो कैसा था मेरा, एंटी कॉजल सीक्वेंस। तो ये कॉजल सीक्वेंस है और ये कैसा है आपका एंटी कॉजल सीक्वेंस है। इज इट क्लियर? ये कॉजल सीक्वेंस है, ये कैसा है आपका एंटी कॉजल सीक्वेंस है, और नॉन कॉजल में दोनों साइड पे होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा जो HN है वो नॉट इक्वल टू 0 है फॉर मॉड n ग्रेटर देन 0, मीन्स n लेस देन 0 के लिए भी और ग्रेटर देन 0 के लिए एटलीस्ट 1 फ्यूचर वैल्यू है, तो ये जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा आपका, नॉन कॉजल होगा। ऐसा क्लियर? तो आपके पास 3 सीक्वेंस है कॉजल। तो जितने भी कॉजल सीक्वेंस होते हैं वो आपके यहाँ पे होते हैं, देखो वो जो है वो पर्टिकुलरली इस जगह पे डिफाइन होते हैं, और एंटी कॉजल सीक्वेंस जो है वो इस जगह पे डिफाइन होते हैं, और जो नॉन कॉजल सीक्वेंस है वो दोनों जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग जो है वो लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक H1n है, वो है 1/4 टू द पावर n इंटू U1। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये एक सीक्वेंस मान लेते हैं। तो अगर आप इसकी ROC पे बात करिए, अब थोड़ा सा ROC पे आइए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप इसको 1/4 टू द पावर n U1 है, इसकी ROC पे बात करो, तो इसकी जो ROC होगी, देखो ये क्या है, मॉड Z ग्रेटर देन 1/4, मॉड Z ग्रेटर देन 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे बेसिकली ओके, यहां पे मेरे पास एक लेट्स से एक सर्कल है, ओके, कुछ ऐसा, ये सर्कल है, और जो इसकी ROC है, इसकी जो ROC है वो
इस सर्कल के बाहर की ओर है, देखो ये सर्कल के बाहर की ओर इसकी आरओसी है। इज इट क्लियर? और इसकी जो वैल्यू है वो है r इज इक्वल टू 1/4। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 इसकी आरओसी है। मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 ये इसकी आरओसी है। एक फाइनाइट डिवीजन का भी एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं H2n जो है वो है 1, 4, 3, 2, 5 और एरो मेरा यहां पे है, तो इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा, जो इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा, बहुत ध्यान से देखिए, इसका जो H2z होगा वो होगा देखिए 1 + 4z इनवर्स प्लस 3z -2 + 2z -3 एंड प्लस 5z -4। और आपको पता है कि इसकी जो आरओसी होगी इसमें सिर्फ 0 डेंजर है, मतलब मॉड जेड जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, तो एग्जांपल नंबर 3 मैं ले रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरा जो है H3n जो है वह है 1/2n और प्लस 1/5n। तो आपको पता है कि इसकी जो आरओसी होगी वो होगी मॉड जेड, इसका क्या होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/5 और इसका क्या होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2। और मैंने आपको बताया था कि जब भी सिग्नल कॉम्बिनेशन होगा 2 और मोर सिग्नल्स का, तो आरओसी क्या होगी, कॉमन इंटरसेक्शन है ना। तो कॉमन इंटरसेक्शन कितना है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2, यानी कि आपके पास एक सर्कल होगा, आपके पास एक सर्कल होगा, बहुत ध्यान से देखिए, ओके ये एक सर्कल है मान लो, ये, और जिसकी जो रेडियस है, जिसकी जो रेडियस है वो है कितनी, जो रेडियस है इसकी वो है 1/2, ओके, और आरओसी जो है वो इसके बाहर है, कुछ ऐसा। सो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2। तो क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, देखो यार तीनों सिग्नल्स कॉजल सिग्नल्स हैं और इनकी आरओसी को देखो सर्कल के बाहर की ओर है, ऐसा नो। तो जितने भी आपके कॉजल सिग्नल्स होते हैं, जितने भी आपके कॉजल सिग्नल्स होते हैं, उनकी जो आरओसी होती है वो कैसी होती है, आउटर टू द सर्कल होती है, ऑलराइट। तो जितने भी कॉजल सिग्नल्स होते हैं उनकी जो आरओसी होती है वो सर्कल से बाहर की ओर जो है वो हमेशा होती है। और ये बात हम लोगों ने कही भी थी, चाहे फाइनाइट डिवीजन हो, चाहे वो इनफाइनाइट डिवीजन हो, चाहे वो इनफाइनाइट डिवीजन का कॉम्बिनेशन ही क्यों ना हो, तो हमेशा कॉजल के लिए आरओसी जो होगी वो बाहर की ओर होगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा एंटी कॉजल के लिए, सो एंटी कॉजल सिग्नल्स के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूं। मान लो मेरे पास एक H4 है जो कि है 1/2 रेज़ टू पावर लेट्स से -n और u रेज़ टू पावर -n -1। सर मैंने इसका शॉर्टकट आपको बताया था कि इसकी जो आरओसी होगी वो क्या होगी, मॉड जेड लेस देन 1/2 का इनवर्स, मतलब 2, 1/2 का इनवर्स है ना, 1/2 का इनवर्स, n का जो बेस होता है उसका मॉड, तो मॉड जेड लेस देन 2। इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है कि ये जो है ये यहां पर एक, ओके जस्ट अ मिनट, यहां पे एक सर्कल होगा ऐसा, और जो आरओसी होगी, बहुत ध्यान से देखिए, जो इसकी आरओसी होगी वो क्या होगी, देखो बहुत ध्यान से, ये इसका रेडियस जो है वो 2 है, इसका जो रेडियस है 2 है, और इसकी जो आरओसी होगी वो इनसाइड टू द सर्कल होगी, ऐसा ना। तो मतलब इसकी जो आरओसी होगी वो ये होगी,
गॉट इट? तो जब भी कभी भी आपके पास एंटी कॉजल सीक्वेंस होगा, हमेशा आरओसी कैसी होगी, अंदर की ओर होगी। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, कैसे? आप इसको वेरीफाई कर सकते हो H5N से। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक H5 ऑफ N है जो कि है लेट्स से 1, 4, 3, 2, 5 और यहाँ पे है आपका एरो, तो आप क्या कह सकते हो इसको लिख सकते हो कि इट इज अ 5 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर और प्लस 4z क्यूब और प्लस z टू द पावर 4। और आप देखो यहाँ पे जो इसका z ट्रांसफॉर्म है उसके लिए खतरा केवल इन्फिनिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉड z जो होता है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड z शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, मॉड z शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से अंदर की ओर होगी। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कॉम्बिनेशन S6 ऑफ n जो है वो है 1/2 raised to power n u of -n-1 माइनस लेट्स से प्लस 1/5 to the power n u of -n-1। तो देखो mod z लेस देन 1/2 एंड mod z लेस देन 1/5। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका ये मतलब है कि आरओसी जो होगी वो इनर वाले सर्कल के इनर की ओर होगी, है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास एक लेट्स से सर्कल है कुछ ऐसा और एक आउटर सर्कल है कुछ ऐसा, लेट्स से ओके, ये एक आउटर सर्कल है मान लो, ये एक आउटर सर्कल है। तो जो आपकी आरओसी होगी, देखो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो है 1/5 और ये रेडियस है 1/2। तो जो आपकी आरओसी है वो इनर टू द इनर मोस्ट सर्कल है, ये लाइक दैट। क्लियर है? तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो आरओसी होगी वो इनर टू द इनर मोस्ट सर्कल होगी। तो जब भी कभी भी आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स मिल जाएंगे तो आरओसी जो होगी वो कॉमन इंटरसेक्शन होगी। पर अगर वो एंटी कॉजल है तो हमेशा अंदर वाले पोल से भी अंदर की ओर होगी। इस पर मैंने बात की थी। एक एग्जांपल मैं नॉन कॉजल का भी लेता हूं, एग्जांपल नंबर 7। तो ध्यान से देखते हैं, मान लो मेरे पास एक H7 ऑफ n है जो कि है लेट्स से 1/3 टू द पावर mod n। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। 1/3 टू द पावर mod n। तो 1/3 टू द पावर mod n क्या है? देखो ये है 1/3 टू द पावर n इंटू un और प्लस 1/3 टू द पावर -n u ऑफ -n-1। मान लो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। तो आरओसी देखो क्या है इसकी, ये है mod z ग्रेटर देन 1/3 एंड mod z लेस देन 3। इसका ये मतलब है कि आपके पास अब दो सर्कल है। देखो बहुत ध्यान से, आपके पास जो है वो दो सर्कल है। एक सर्कल ये है इनर वाला और एक सर्कल है आउटर वाला, ये। करेक्ट? तो आपके पास दो सर्कल है बेसिकली। और जो आरओसी है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है, देखो बहुत ध्यान से, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 1/3 और ये है
तो आरओसी जो है वो इन दोनों सर्कल्स के बीच में होगी, आरओसी जो होगी वो इन दोनों सर्कल्स के बीच में होगी। तो ये आरओसी होगी, यानी कि जब भी कभी भी नॉन कॉजल सीक्वेंस है, नॉन कॉजल सीक्वेंस तो आरओसी जो होगी वो क्या होगी, मॉड जेड शुड बी ग्रेटर देन R1 लेस देन R2। आप एक फाइनाइट डिवीजन का भी एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल नंबर 8। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि मान लो मैं H8 ऑफ n ले रहा हूं, लेट्स से 1, 4, 3, 2, 5 और एरो मेरा यहां है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि इट इज H8 ऑफ Z इज Z स्क्वायर प्लस 4Z प्लस 3 और प्लस 2Z इनवर्स और प्लस 5Z माइनस 2 प्लस 5Z माइनस 2। तो ये अगर आप देखो तो 0 पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो आरओसी है वो क्या है बताओ, मॉड जेड ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी। तो देखो आरओसी हमेशा किस फॉर्म में है, एनुलर रिंग के फॉर्म में। तो अगर आप कॉजल देखें तो आरओसी बाहर की ओर है, एंटी कॉजल देखें तो अंदर की ओर है, और अगर नॉन कॉजल देखें तो आरओसी दो सर्कल्स के बीच में, करेक्ट। तो ये हो गया आपका कॉजालिटी जेड डोमेन में, कॉजालिटी, नॉन कॉजालिटी, एंटी कॉजालिटी जेड डोमेन। चलिए बात करते हैं स्टेबिलिटी। तो बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी इन जेड डोमेन, इन जेड डोमेन, तो बहुत ध्यान से देखो प्लीज ये क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। सर सबसे पहले हम टाइम डोमेन में देखिए, टाइम डोमेन में अगर कोई सिग्नल है समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ hn, अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है, ओके, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ hn अगर लेस देन इन्फिनिटी है, तो ये जो सिस्टम है ये कहलाएगा क्या, स्टेबल सिस्टम। गॉट इट? ये सिस्टम क्या कहलाएगा, देखो ये स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। अगर आपको याद हो तो DTFT में मैंने आपको कहा था कि जो आपका h e टू द पावर j ओमेगा d है वो होता है समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी hn e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा d ऑफ n। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब अगर आपको किसी फंक्शन का DTFT फाइंड आउट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू satisfy, you have to satisfy this condition that mod h e to the power j omega d which is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity mod of hn should be less than infinity, mod of hn should be less than infinity। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप चाहते हो कि मॉड किसी भी सिस्टम को अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो अगर आप इसका DTFT चाहते हो, तो इसका ये एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंडीशन को जरा मैचअप करो। लूज सेंस में मैं ये कह सकता हूं कि दो DTFT की केवल यही कंडीशन नहीं थी। मैंने आपसे याद करिए, जब मैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर कोई सिग्नल फाइनाइट एनर्जी, फाइनाइट पावर सिग्नल्स होंगे तब भी उनकी DTFT जो होगी वो लाइक करेगी, ऐसा ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं लूज सेंस में कहूँ, चलो उस कंडीशन को अभी मैं ना देखूँ और केवल इसको देखूँ, तो मैं ये कहूँ कि जिन सिग्नल्स का DTFT पॉसिबल है हम उनको स्टेबल कैटेगरी में डाल सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, पर एक कंडीशन को डिराइव करने के लिए जेड डोमेन में थोड़ी देर के लिए मैं ये सही मान लेता हूँ। इसके एक्सेप्शन है U1 का भी जेड ट्रांसफॉर्म होता है, पर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। पर U1 एक फाइनाइट पावर सिग्नल है, इसलिए इसका जो है DTFT लाई करेगा,
इसे क्लियर? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चलो इस कंडीशन को अगर हम देखें कि जिन सिग्नल्स के DTFT लाई करेंगे वो हम स्टेबल सिस्टम कहलाएंगे, उनको हम स्टेबल सिस्टम कहेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर वो इंपल्स रिस्पॉन्स है और वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो स्टेबल। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इसका जेड ट्रांसफॉर्म देखूं तो जेड जो होता है एच जेड वो होता है समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्वर्टेड टू इन्वर्टेड, ओके, और ये होता है h ऑफ n e टू द पावर z टू द पावर माइनस n, जहां पे z जो है वो क्या है r e टू द पावर j ओमेगा d। z जो है वो क्या है r e टू द पावर j ओमेगा d। इसका मतलब ये हुआ कि h ऑफ r e टू द पावर j ओमेगा d जो होगा वो क्या होगा, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्वर्टेड टू इन्वर्टेड, इट इज h ऑफ n r टू द पावर माइनस n e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा d ऑफ n, r टू द पावर माइनस n e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा d ऑफ n। अब आप सोचो कि अगर मैं इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 कह दूं तो जरा एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 1 को जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 1 ये है, 2 ये है। आपको नहीं लगता कि अगर मैं r की वैल्यू को देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं r की वैल्यू को 1 पुट कर लूं, रेडियस जो है वो 1 पुट कर लूं, तो h r e टू द पावर j ओमेगा d will approach to what? Will approach to h e टू द पावर j ओमेगा d, है ना। अगर r की वैल्यू को 1 पुट कर दो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो DTFT को अप्रोच कर जाएगा अगर मैं रेडियस की वैल्यू कितनी पुट कर लूं, 1 पुट कर लूं, सिंपल सी बात है। पर रेडियस ही कन्वर्जेंस है। ये रेडियस क्या है बेसिकली, दिस इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस इसका मतलब डिसाइड्स ROC। ये कन्वर्जेंस है जो कि ROC को डिसाइड कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान समझिए प्लीज। इसका यह मतलब है कि अगर ROC यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रही है, अगर ROC के अंदर ये r इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तब उसका जेड ट्रांसफॉर्म DTFT में कन्वर्ट हो जाएगा, और चूंकि DTFT में कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए वो स्टेबल भी कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो स्टेबिलिटी के लिए कंडीशंस क्या बनी, स्टेबिलिटी के लिए कंडीशंस बनी, मैं इसको थोड़ा रेड पेन से लिखता हूं, फॉर स्टेबिलिटी ROC must include what? Unit circle. Unit सर्कल। सिंपल सी बात है। अगर ROC यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रही है, अगर आपकी जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रही है, तब आप क्या बोलोगे, जो सिस्टम है वो आपका कैसा है, स्टेबल। जो सिस्टम है वो आपका कैसा है, स्टेबल है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई बात, यहां तक मुझे समझ में आ गई। तो ये स्टेबल सिस्टम की कंडीशंस है। सॉरी, तो जरा चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब आप देखो बहुत ध्यान से, सर टाइम डोमेन की स्टेबिलिटी से हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब आप देखो सर, अगर आप देखें तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। ROC बॉट जेट ग्रेटर देन 1/4 है। बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। यूनिट सर्कल, ओके, यूनिट सर्कल इस ROC में आएगा। देखो, अगर मैं इसको यूनिट सर्कल कह दूं, अगर मैं इसको यूनिट सर्कल कह दूं, सोचो जरा, अगर ये यूनिट सर्कल है तो इसका ये मतलब है कि यूनिट सर्कल के अंदर ROC है, तो ये स्टेबल होना चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए। तो अगर ये स्टेबल है तो अगर मैं जीरो, इसकी लिमिट क्या कहें, देखो इसकी लिमिट है 0 और इंफिनिटी। अगर 0 और इंफिनिटी पे ये फाइनाइट लिमिट देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, तो इनका सम भी फाइनाइट होगा, ये सुनो। तो अगर आप 0 पुट करोगे तो यहां पे 1 आएगा, इंफिनिटी पुट करोगे तो 0 आएगा। तो ये परफेक्टली स्टेबल सिस्टम है, ये भी स्टेबल है। अब जरा इसको देखो सर, मॉड जेट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यूनिट सर्कल इसके अंदर आएगा, रेडियस के अंदर, ये भी स्टेबल है, और इनका सम भी फाइनाइट है, यानी ये भी स्टेबल है। इनको देखो जरा ध्यान से, सर मॉड जेट ग्रेटर देन 1/2, मॉड जेट ग्रेटर देन 1/5,
इसका मतलब ये हुआ कि मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 इसकी आरओसी है और इसका जो यूनिट सर्कल होगा वो यहां होगा। ये यूनिट सर्कल है मान लो थोड़ी देर के लिए, ओके ये यूनिट सर्कल है मान लो, ये यूनिट सर्कल है। तो इसका ये मतलब है कि चूंकि यूनिट सर्कल लाई कर रहा है, आरओसी में यूनिट सर्कल आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सिस्टम जो है वो आपका स्टेबल सिस्टम है। इसे क्लियर? तो ये भी स्टेबल है, आप चेक करके देख लो। सर ये सारे सिस्टम इनफैक्ट मैंने स्टेबल ही लिखे हैं, अनस्टेबल का एग्जांपल मैं अभी लूंगा थोड़ी देर से। हाँ लेकिन इसको देखना ध्यान से, मॉड जेड लेस देन 2 है, यूनिट सर्कल इस बार कहां पे आएगा, अंदर आएगा। देखो ध्यान से, जो यूनिट सर्कल आएगा वो कैसा आएगा, अंदर आएगा। ये देखो ये यूनिट सर्कल है और आरओसी के अंदर यूनिट सर्कल है, इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है आपका, स्टेबल है। आरओसी के अंदर यूनिट सर्कल है लेकिन ये तो ये सिस्टम कैसा है आपका, स्टेबल है। लेकिन जरा इसको देखो बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसका यूनिट सर्कल देखेंगे, लास्ट वाले एग्जांपल देखिए, तो मैं थोड़ा सा जगह देख के मैं इसे बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ओके चेंज कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये यूनिट सर्कल है जो आपका रेड वाला है, इसे क्लियर? अब आप बहुत ध्यान से देखो प्लीज, क्या ये यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है, क्या इस यूनिट सर्कल पे आपकी आरओसी इंटरसेक्ट कर रही है? क्या इस यूनिट सर्कल पे आपकी आरओसी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल होना चाहिए। तो वेरीफाई करो सर, करो वेरीफाई भैया, कर लो वेरीफाई। देखो इसकी लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से -1। इसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी टू -1। अगर तुम माइनस इन्फिनिटी यहां पुट करोगे तो ये 1/2 टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 2 टू पावर इन्फिनिटी, 1/2 टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 2 टू द पावर इन्फिनिटी, 2 टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, यानी ये एक वैल्यू इन्फिनिटी है। तो सम भी, ये सारी वैल्यूज का सम भी इन्फिनिटी भी होगा, यानी सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है। देख लीजिए ये सिस्टम जो है वो कैसा है, अनस्टेबल है। एंटी कॉजल तो है पर अनस्टेबल है, एंटी कॉजल तो है पर अनस्टेबल है। यस और नो? अच्छा नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस पर। जब ध्यान से देखें यहां पे यूनिट सर्कल कहां पे आएगा, अगर हम देखें यूनिट सर्कल को, तो यूनिट सर्कल जो होगा वो कहां पे आएगा, देखो यूनिट सर्कल जो होगा वो ये आएगा, देखो ये है यूनिट सर्कल। और अगर ये यूनिट सर्कल है, बहुत ध्यान समझिए प्लीज, ये यूनिट सर्कल है, अगर ये यूनिट सर्कल है आपका, तो देखो इस आरओसी के अंदर इनसाइड द आरओसी यू हैव यूनिट सर्कल, इसका मतलब सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। तो देखो इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से इन्फिनिटी। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से -1। अब जरा चेक करके देखो, जब आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1, इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा, 0, माइनस इन्फिनिटी पुट करना है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो 1/3 टू पावर इन्फिनिटी इज 0, 1/3 टू द पावर 1 is finite value. This means that this is a stable one. This is the stable one. और यहां पे देखो जरा ध्यान से, सर यहां पे भी 0 और इन्फिनिटी के बीच में पक्के से यूनिट सर्कल आएगा ही, तो मतलब ये भी कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन 8 एग्जाम्पल पे हमने देख लिया कि अगर कोई सिस्टम के आरओसी में यूनिट सर्कल आ रहा है तो सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। इज इट क्लियर? पर क्या वो कॉजल होगा, बहुत ध्यान से देखिए। सर मैं क्या एक सिस्टम स्टेबल है तो वो कॉजल भी होगा, नहीं। देखो बहुत ध्यान से, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना प्लीज। मान लो मैंने एक यूनिट सर्कल रखा, ये यूनिट सर्कल है, मान लो ये यूनिट सर्कल है, और मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं कि मेरा पोल जो है वो यहां है। सोचो जरा, इमेजिन करो कि मेरा पोल जो है वो यहां, ये 1 है, ठीक है, पोल मेरा यहां है। अब मैं क्या इस सिस्टम को स्टेबल या अनस्टेबल कह सकता हूं, सॉरी कॉजल या नॉन कॉजल कह सकता हूं? बहुत ध्यान से देखो प्लीज, अगर इसकी आरओसी बाहर की ओर होगी, मतलब ये एक सर्कल है और इसकी आरओसी का बाहर की ओर होगी, तब तो ये स्टेबल होगा, लेकिन सोचो जरा, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये यूनिट सर्कल है
और मेरा जो पोल है वो यहां है, पर इसकी जो आरओसी है, इसकी जो आरओसी है इससे एसोसिएटेड सर्कल की, वो इनसाइड है। ध्यान देखो, तब ये अनस्टेबल है और एंटी कॉजल है। इसका यह मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि कोई सिस्टम कॉजल हो तो वो स्टेबल होगा ही। कॉजैलिटी और स्टेबिलिटी दो डिफरेंट इश्यूज है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं 4NU1 तो क्या है ये, बहुत ध्यान से देखो प्लीज। अगर इसका आप पोल देखोगे, ओके, तो इसका जो पोल है वो कहां है, कम ऑन, इसका जो पोल है वो यहां है, देखो, ये पोल है। पोल जो है वो इसका यहां है 4 पे, और यूनिट सर्कल यहां है। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, बहुत ध्यान से देखिए, यूनिट सर्कल कहां है इसका, यूनिट सर्कल यहां है, ये यहां है यूनिट सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सर्कल जो है वो ये है, ये यूनिट सर्कल है, और आरओसी जो है वो उसके बाहर की ओर है। तो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर मैं इसको देखूं 1/3NU1 की, तो इसके आरओसी पे यूनिट सर्कल लाई करेगा, इसके आरओसी पे यूनिट सर्कल लाई करेगा, इसलिए ये स्टेबल है। तो ये कॉजल प्लस स्टेबल और ये कॉजल प्लस अनस्टेबल। सेम इज ट्रू फॉर एंटी कॉजल एंड स्टेबल, एंटी कॉजल एंड अनस्टेबल। मुद्दा यह है कि आरओसी के अंदर यूनिट सर्कल जो है वो लाई करना चाहिए। तो अगर तुम किसी सिस्टम को सिर्फ कॉजल प्लस स्टेबल चाहते हो, तो कॉजल का मतलब क्या, आरओसी बाहर की ओर, और स्टेबल का मतलब क्या, आरओसी मस्ट इंक्लूड अ जियोमेट्रिक एक्सिस, सॉरी जियोमेट्रिक एक्सिस कह रहा हूं, यूनिट सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह दूं कि ये मेरा यूनिट सर्कल है, सोचो कि ये मेरा यूनिट सर्कल है, तो जो सारे के सारे पोल हैं, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, सारे के सारे पोल हैं वो इनसाइड द यूनिट सर्कल होने चाहिए। सारे के सारे जो पोल हैं वो इनसाइड द यूनिट सर्कल होने चाहिए, तभी इसकी कॉजैलिटी और स्टेबिलिटी दोनों क्या होगी, गारंटेड होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। अगर आप, मैं फिर से कह दूं, अगर आप चाहते हो कि सिस्टम कॉजल प्लस स्टेबल हो, तो सारे के सारे जो पोल हैं वो इनसाइड द यूनिट सर्कल आपके होने चाहिए। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि एंटी कॉजल प्लस स्टेबल हो, एंटी कॉजल प्लस स्टेबल हो, तो अगर आपका ये यूनिट सर्कल है, ये आपका यूनिट सर्कल है, इज इट क्लियर? ये आपका यूनिट सर्कल है, तो सारे के सारे पोल अगर सोचो कि बाहर की ओर होंगे इस सर्कल के, तो एंटी कॉजल के लिए आरओसी कैसी होती है, इनसाइड, एंटी कॉजल के लिए आरओसी कैसी होती है, इनसाइड, और ये यूनिट सर्कल को लाई करेंगे, दैट मीन्स कि आपका जो सिस्टम होगा वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जरूरी नहीं है कि एक सिस्टम कॉजल हो तो वो स्टेबल हो, इसलिए सेम कंडीशंस हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर ये हमारा जियोमेट्रिक एक्सिस है, अगर ये हमारा जियोमेट्रिक एक्सिस है, लेट्स से ये हमारा जियोमेट्रिक एक्सिस है, ये हमारा जियोमेट्रिक एक्सिस है, ऑलराइट। तो अगर कोई सिस्टम को कॉजल और स्टेबल होना है, अगर कोई सिस्टम को कॉजल और स्टेबल होना है, तो सारे के सारे पोल वो यहां होने चाहिए। याद करिए जरा। तो इस केस में कॉजल और स्टेबल होगा। अगर आपको एंटी कॉजल और स्टेबल चाहिए, एंटी कॉजल और स्टेबल चाहिए, तो जो सारे के सारे पोल हैं वो यहां होने चाहिए।
क्योंकि इस केस में जे ओमेगा एक्सिस मेन थी। एंटी कॉजल के लिए आरओसी क्या होगी, लेफ्ट हाफ, और जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करेगी। आरओसी जो है वो जे ओमेगा एक्सिस के, आरओसी जो है वो जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करनी चाहिए। वहां पे जे ओमेगा एक्सिस था, वो यहां पे क्या है, वो यूनिट सर्कल है। वो यहां पे क्या है, यूनिट सर्कल। मतलब अगर मैं थोड़ा सा कोरिलेट करूं तो देखो जरा ध्यान से कि अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो यूनिट सर्कल है, गॉट इट, ये जो यूनिट सर्कल है पूरा कंप्लीट, ऐसा क्या है, कंप्लीट इनसाइड, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, कंप्लीट इनसाइड ये, गॉट इट, ये एक्चुअली में ये लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ये आपका लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन है। और इसका जो कंप्लीट आउटसाइड होगा, ओके, इसका जो कंप्लीट आउटसाइड होगा, चलिए मैं ये बना देता हूं सांप। ये एक्चुअल में ये तो कंप्लीट जो लेफ्ट हाफ है वो एक्चुअल में ये है, और जो इसका जे ओमेगा एक्सिस है लाइक दिस, ये वाला, ये एक्चुअल में ये है। इज इट क्लियर? ये एक्चुअल में ये। तो आप चाहें तो इसका टेबल आप बना सकते हो कि, बहुत ध्यान से देखो, एस प्लेन, जेड प्लेन, एस प्लेन और जेड प्लेन, बहुत ध्यान से समझना प्लीज। एस प्लेन और जेड प्लेन, तो जो इसका लेफ्ट हाफ प्लेन है LHP, वो क्या है, वो है इनसाइड यूनिट सर्कल। इसका जो राइट हाफ प्लेन है वो है आउटसाइड यूनिट सर्कल। और इसका जो जियोमेट्रिक एक्सिस है वो सरकमफेरेंस ऑफ यूनिट सर्कल। ये सरकमफेरेंस ऑफ यूनिट सर्कल। तो बस अगर आपको ये याद है, ये हालांकि जब मैं डिजिटल फिल्टर्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैंने इसका एक वर्टिकल प्रूफ भी है, मैथमेटिकल प्रूफ भी आपको जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड, अगर मान लो मैं कहता हूं कि इफ ROC include unit circle, तो Z can be replaced by e to the power j omega d. So that is how a Z transform converted into DDFT। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक HN था जो कि था 1/2 raised to power n into UN, तो आपको पता है कि इसका HZ जो होगा वो क्या होगा, 1/1 minus 1/2 Z इनवर्स। ऐसे क्लियर? तो अगर आप चाहते हो कि इसका DDFT निकालो, पहले इसकी ROC चेक करो।
ROC जो है वो है mod z ग्रेटर देन 1/2, इसका मतलब ROC इज इंक्लूडिंग यूनिट सर्कल है इसके अंदर। तो आप चाहो तो HZ कैन बी रिप्लेस टू H ऑफ e to the power j omega d by substituting z is equal to कितना, e to the power j omega d, so H of e to the power j omega d which is equal to 1 upon 1 minus 1/2 e to the power minus of j omega d। तो ये एक्चुअली आपका DTFT है इसी फंक्शन का। तो आप जेट ट्रांसफॉर्म से DTFT, जैसे वहां पे S से j ओमेगा जा रहे थे, आप हर जगह नहीं कर सकते, इज क्लियर? हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। आप उन्हीं जगहों पे कर सकते हो जहां पे आपका जो ROC है वो यूनिट सर्कल को क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है। तो अगर आपकी ROC यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रही है तो देन डेफिनेटली यू विल नथिंग बट माई कन्वर्ट दिस जेट ट्रांसफॉर्म टू DTFT। ठीक है, तो DTFT जाने की कंडीशन ऐसे क्लियर। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो बहुत सारी बातें कर ली, स्टेबिलिटी की बात कर ली, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो जेट ट्रांसफॉर्म से कैसे कोरिलेटेड है, मतलब किस वे में आप कह सकते हो कि एक लेट्स से ह्यूरिस्टिक वे में मैंने आपको जो है वो रिप्रेजेंट करके दे दिया, इससे क्लियर। हालांकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा, इससे क्लियर। कॉजलिटी और स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, एंटी कॉजलिटी। जब आप डिजिटल कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कंट्रोल सिस्टम का जो एक्चुअल डिजाइनिंग क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा कि सारे के सारे पोल कहाँ होने चाहिए, इनसाइड द यूनिट सर्कल होने चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऐसे क्लियर, जो कि आपको क्लियर जो है वो होना चाहिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट पे, जो कि है इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म। बहुत ध्यान से देखिए, अब हम बात करते हैं इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म पे। इससे पहले हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम पे हम बात कर लेंगे, पहले मैं इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म पे जो है वो बात करना चाहता हूँ। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, इसे क्लियर। चलिए एक हेडिंग तो बनाई थी ये, अच्छा ओके, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म पे मैंने नहीं हेडिंग बनाई, चलिए कोई बात नहीं। ओके चलिए हम एक हेडिंग डालते हैं, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म, इस पर हम बात जो है वो करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको एक पोल लोकेशंस जो है वो प्रोवाइड करता हूं। मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मान लो कुछ ऐसा सर्कल है, ठीक, और ये एक सर्कल है, ठीक, और यहां कहीं पे यूनिट सर्कल है। मान लो यहां पे कहीं पे है, ये है मान लो यूनिट सर्कल। तो ये रेड वाला जो है वह है आपका यूनिट सर्कल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास दो पोल है, एक पोल यहां है और एक पोल यहां है। ये है 1/2 पे और ये है 2 पे, और ये जो है वो है 1।
मतलब अगर मैं रेडियस की बात करूं तो देखो बहुत ध्यान से, ये मान लेते हैं रेडियस, एक ये रेडियस मान लेते हैं और एक ये रेडियस मान लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, ये जो रेडियस है वो है 2, ये जो रेडियस है वो है 1/2 और ये है रेडियस 1। आपके पास दो पोल सिस्टम है मान लो। अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो कितनी आरओसी यहां पे पॉसिबल है, हाउ मेनी आरओसीज आर पॉसिबल फॉर दिस पोल पैटर्न। थोड़ी देर के लिए हम एक जीरोज भी ले लेते हैं, चलो जीरो से कुछ नुकसान नहीं होने वाला, तो हम एक जीरोज भी ले लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कितनी आरओसी जो है वो यहां पे पॉसिबल है, हाउ मेनी पॉसिबल आरओसी एग्जिस्ट फॉर दिस पोल जीरो पैटर्न। तो बहुत ध्यान से देखो प्लीज सर, सबसे पहली आरओसी जो आ सकती है वो ये है, देखो दिस वन। तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो पहली आरओसी मैंने लिखी है मॉड जेड लेस देन 1/2, मॉड जेड लेस देन 1/2, इनसाइड आरओसी की बात कर रहा हूं सर। दूसरी आरओसी जो है वो यहीं पे आ सकती है, ये वाली बाहर वाली। तो दूसरी आरओसी जो है वो आ सकती है मॉड जेड ग्रेटर देन 2। एक और पॉसिबल आरओसी है, बहुत ध्यान से देखो प्लीज, एक और पॉसिबल आरओसी है। मैं कलर कौन सा ले लूं, चलो मैं कलर ले लेता हूं ये वाला, ठीक है ये वाला। तो बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, ये भी पॉसिबल एक आरओसी है। देखो ये जो बीच में है, ये जो बीच में आरओसी है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इसकी कंडीशन क्या है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 2। अब ध्यान से जरा इस रेड वाले को जरा देखें प्लीज, मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर मैं इसे जो है ये करता हूं। देखो ये रेड वाली आरओसी जो है, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, इस रेड वाली आरओसी को देखो। इस वाली आरओसी में जो ये इनसाइड आरओसी है, इस वाले आरओसी में ये रेड वाला सर्कल नहीं आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब ये आरओसी कैसी है, ये आरओसी है इनसाइड, इनसाइड प्लस अनस्टेबल, प्लस अनस्टेबल। यह है इनसाइड और प्लस अनस्टेबल। इसकी ओर देखो जरा बाहर की ओर, इसमें भी रेड सर्कल नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसे ही है, ये है आउटसाइड प्लस अनस्टेबल, आउटसाइड प्लस अनस्टेबल। लेकिन जरा इसको देखो, ये टू साइडेड सिग्नल है, आरओसी अंदर भी है बाहर भी है। इसका मतलब ये हुआ व्हाट, टू साइड प्लस स्टेबल। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल आरओसी है, 3 पॉसिबल आरओसी है। अब हम तीनों के लिए हमको इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म जो है वो लिखना है, ऐसा क्लियर। तो नेचर हमने जो है वो डिफाइन कर लिया। अब हम इन तीनों के लिए इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। इससे पहले मैं इसका एच जेड लिख लेता हूं। तो इसका देखो एच जेड क्या होगा, अगर बहुत ध्यान से देखें तो एच जेड जो है वो इसका क्या होगा, देखो एच जेड इज नथिंग बट माई हाउ मच, एच जेड इज, एक जीरोस भी लिया है मैंने, तो ये है जेड बाय जेड माइनस हाफ, ओके, जेड बाय जेड माइनस हाफ और जेड माइनस 2, जेड बाय जेड माइनस हाफ और जेड माइनस 2। 2 पोल है, एक 1/2 पे, एक 2 पे और एक 0 है। सर आप ये भी कह सकते हो कि सर यहां पे के भी तो होना चाहिए ना, सिस्टम गेन जो है किसी ट्रांसफर फंक्शन को हम इसी तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो।
पर मैं अभी अपनी जो डिस्कशन है उसको थोड़ा सा सिंपल रखना चाहता हूं, तो मैंने k की वैल्यू को 1 अज्यूम कर लिया, k की वैल्यू को 1 अज्यूम कर लिया। तो इससे जो मेरा hz हो गया वो बहुत सिंपल हो गया, वो है z बाय z माइनस हाफ और z माइनस 2। अब देखो मुझे इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म जो है वो लिखना है इन दोनों पोल्स के लिए और 3 डिफरेंट आरओसीज के लिए। तो मैं एक थोड़ा सा ट्रिक जो है वो यहां पे यूज करता हूं। मान लो मेरे पास hz बाई z को मैंने एक नया वेरिएबल pz मान लिया। pz इज नथिंग बट माई 1 बाय z माइनस हाफ और z माइनस 2। ध्यान से देखिएगा प्लीज, जिसको मैं लिख सकता हूं कि इट इज इक्वल टू a बाई z माइनस हाफ और प्लस b बाई z माइनस 2 कर सकता हूं। a बाई z माइनस हाफ और प्लस b बाई z माइनस ऑफ 2। अब आप बहुत ध्यान से देखो प्लीज, सर अगर आप a का पार्शियल फ्रैक्शन और b का पार्शियल फ्रैक्शन आप फाइंड आउट, a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करो थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन, तो z की जगह पे 1/2 पुट करो जरा यहाँ पे। जब आप 1/2 पुट करोगे इस जगह पे, इसको हाइड करके, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2, मतलब दैट इज 3/2। इज क्लियर? माइनस ऑफ 3/2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2/3 हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा। तो ये है माइनस 2/3 और सेम यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा hz बाई z है, बहुत ध्यान से देखो, ये होगा दैट इज 2/3 आई एम टेकिंग एज अ कॉमन एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय z माइनस 2 और माइनस 1 बाय z माइनस हाफ। 1 बाय z माइनस 2 माइनस 1 बाय z माइनस हाफ। अब बहुत ध्यान से देखो प्लीज, तो इसका जो hz होगा वो क्या होगा, देखो ये होगा 2/3 और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, इट्स अ z बाय z माइनस 2 और माइनस z बाय z माइनस हाफ। अब आप ये कहोगे सर कि आपने इस z का यूज क्यों किया, मतलब क्यों आपने z को इस साइड रखा। अब देखो बहुत ध्यान से, आप इस z का यूज करके भी तो पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते थे, लेकिन मैं एक सिंपल ट्रिक जो है वो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी अल्फा एन un का जेड ट्रांसफॉर्म देखूं तो ये है 1/1 माइनस ऑफ अल्फा जेड इनवर्स, लेकिन मॉड जेड की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड अल्फा के बराबर होगी, जिसको मैं लिख सकता हूं जेड बाई जेड माइनस अल्फा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अल्फा एन un का जेड ट्रांसफॉर्म ये होता है, तो इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ये होगा। तो मुझे ऊपर जेड चाहिए, जेड बाई जेड माइनस अल्फा चाहिए, तभी मैं यहाँ पे अल्फा एन un जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे है माइनस ऑफ अल्फा एन u माइनस एन माइनस 1, इसका भी जेड ट्रांसफॉर्म अगर आपको क्लास याद हो तो 1 माइनस ऑफ अल्फा जेड इनवर्स है और ये हो जाएगा मॉड जेड लेकिन लेस देन अल्फा मॉड अल्फा यू विल से, और इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा इसको भी मैं लिख सकता हूं कि जेड माइनस ऑफ अल्फा, जेड अपॉन जेड माइनस ऑफ अल्फा। तो आप समझ रहे हैं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि मैं इसको इस फॉर्म में बनाना चाहता हूं। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे आरओसी अगर ग्रेटर देन है तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में, आरओसी अगर लेस देन है तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं आपसे देखूं, पहला की बात करता हूं, अगर मैं आपसे देखो hz जो है वो है 2/3 इंटू जेड बाय जेड माइनस 2 माइनस जेड बाय जेड माइनस हाफ ये है, और मान लो आरओसी जो है वो फर्स्ट आरओसी लेके चलते हैं मॉड जेड लेस देन 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि नेट कॉमन आरओसी लेस देन, तो जब भी कभी लेस देन होगी तो अल्फा का फॉर्मेट देखिए, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो इस फॉर्म में आप लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 अपॉन माइनस 2 टू द पावर n u माइनस n माइनस 1 और माइनस ऑफ माइनस 1/2 टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1।
दैट्स इट। ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो मेरा h1n आएगा, देखो वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस 2/3 बाहर ले लेते हैं, 2/3 इंटू 1/2 टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। ये आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म पहले केस में आ जाएगा। ये सुनो, फॉर्मेट केवल का आपको फॉर्मेट चेक करना है कि व्हाट इज द फॉर्मेट। आप सिंपल अगर फॉर्मेट चेक कर लो तो आंसर जो होगा वो निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप S2Z आप देखो बहुत ध्यान से, S2Z आप देखो तो HZ क्या है आपका, HZ क्या है, देखो बहुत ध्यान से, HZ जो है वो है 2/3 अपॉन Z माइनस 2 माइनस Z माइनस हाफ, ये था। लेकिन चलो ROC मैंने ले ली mod Z ग्रेटर देन 2। अब ध्यान देना प्लीज, अगर ROC मैंने आउटर ली है, ग्रेटर देन ली है, तो मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कॉजल होगा, यानी कि H2n मैं लिख रहा हूं वो होगा 2/3, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n un माइनस 1/2 टू द पावर n इंटू un। सिंपल, ये इसकी ROC होगी, ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होगा। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस देखो जरा ध्यान से, HZ जो है वो फिर से लिख देता हूं मैं, ये है 2/3 अपॉन Z माइनस 2 माइनस Z माइनस हाफ। अब ध्यान देना प्लीज, ROC इस बार क्या है, देखो बीच वाली ROC की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की mod Z ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 2, मैं इसकी बात कर रहा हूं। जब भी ROC ग्रेटर देन होगी, बहुत ध्यान समझना प्लीज, जब भी ROC ग्रेटर देन होगी फॉर्मेट क्या होगा un, जब भी ROC लेस देन होगी फॉर्मेट क्या होगा u माइनस n माइनस 1। तो जो पोल 2 है उसको हम u माइनस n माइनस 1 के टर्म्स में लिखेंगे, और जो पोल 1/2 है उसको हम un के टर्म्स में लिखेंगे। दैट मीन्स कि लेट्स चेंज द कलर। सो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये वाला किसके टर्म्स में लिखा जाएगा, तो ये un के टर्म्स में लिखेगा। ये किसके टर्म्स में लिखेंगे, u माइनस n माइनस 1 के टर्म्स में लिखेंगे, u माइनस n माइनस 1 के टर्म्स में लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसका ये मतलब हुआ, बहुत ध्यान समझिए, इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो H3n होगा वो क्या होगा बताओ, ये होगा 2/3, और यहां पे क्या होगा बताओ, इट इज दैट इज अ माइनस ऑफ 2 टू द पावर n। ध्यान से देखिएगा प्लीज, इसको हम u माइनस n के टर्म्स में लिख रहे हैं, इसका मतलब माइनस अल्फा n आएगा, u ऑफ माइनस n माइनस 1 और माइनस ऑफ 1/2 टू द पावर n इंटू un। ये हो गया 1/2 टू द पावर n इंटू un। और ध्यान से देखो प्लीज, तो अब मैं क्या लेता हूं, चलो माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो H3n जो होगा अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो देखो जरा, ये हो गया 2/3 माइनस 2/3, और यहां पे मैं लिखता हूं पहले ये 1/2 टू द पावर n इंटू un प्लस, सर देखो 2 टू द पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर माइनस n u माइनस n माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, देखो ये 2 टू द पावर n ही है, माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो H3n हो गया वो क्या हो गया, देखो अल्फा n un प्लस अल्फा टू द पावर माइनस n u माइनस n माइनस 1, मतलब क्या, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3 ऑफ 1/2 टू द पावर mod n। ये बन गया, ऐसा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कह दूं, बहुत ध्यान समझिए प्लीज, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक HZ था, क्या था जो कि था लेट्स से 2/3 अपॉन Z माइनस 2 और माइनस Z अपॉन Z माइनस हाफ, ये मान लो मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन था, तो इसके देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखना प्लीज। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है सर, इसके 3 रिप्रेजेंटेशन है सर, बहुत ध्यान समझिए, 3 इसके रिप्रेजेंटेशन है।
बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका जो 3 इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म आएंगे यहाँ पे, 3 इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म जो है वो यहाँ पे आएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। पहला जो इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म आएगा H1n, वो होगा, देखिए वो होगा 2/3 ऑफ 1/2 टू द पावर n u माइनस n माइनस 1 और माइनस ऑफ 2 टू द पावर n u माइनस n माइनस 1, ये आएगा सर। दूसरा जो H2n आया था वो अगर आपको याद हो तो ये था 2/3 ऑफ 2 टू द पावर n इंटू un और माइनस 1/2 टू द पावर n इंटू un। इसको अगर आप देखें तो इसका तो H3n आया है वो है माइनस ऑफ 2/3 इंटू 1/2 टू द पावर mod n, यानी एक ही जेट ट्रांसफॉर्म के 3 इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म या 3 डिफरेंट फंक्शंस के सेम जेट ट्रांसफॉर्म। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जेट ट्रांसफॉर्म इज नॉट यूनिक, व्हाट मेक्स इट यूनिक, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेक्स इट यूनिक, यस और नो। तो बस वही बात मैं यहां पे कह रहा हूं, तो आप बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। बस क्या अलग है, देखिए आरओसीज जो है वो अलग है। इसके लिए अगर आप आरओसी की बात करो तो वो था मॉड जेड लेस देन 1/2, इसके लिए बात करो तो मॉड जेड ग्रेटर देन 2 और था मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 2। अब बहुत ध्यान से देखो प्लीज, टाइम डोमेन में चेक करते हैं कि कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल है। कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, देखो u माइनस 1 u माइनस 1 पूरा लेफ्ट साइड का मतलब ये प्योर एंटी कॉजल है। और सर स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, चुपचाप यहां पर लिमिट पुट कर दो। जब आप माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 2 टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये अनस्टेबल है। सेम यहां पे देखो सर u1 कॉजल है और 0 पुट किया तो 1, इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी, 0 पुट किया तो 1, इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी, मतलब ये अनस्टेबल है। अब इसको देखो जरा ध्यान से सर, ये सबसे पहले तो मॉडर्न है, मॉडर्न मतलब 2 साइडेड है, यानी कि ये नॉन कॉजल तो है। और देखो अगर आप इसका सम लोगे, इसका सम मॉड सम लोगे तो ये फाइनाइट आएगा, दिखेंगे एक्सपोनेंशियल, तो मतलब ये स्टेबल है। अब बहुत ध्यान से देखो प्लीज, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमने एंटी कॉजल और अनस्टेबल के लिए जो आरओसी लिखी थी वो थी इनसाइड फ्रीक्वेंसी डोमेन में और अनस्टेबल, याद करो, देखो पहले ही मैंने लिख दिया था ये, देखो इनसाइड प्लस अनस्टेबल। सर दूसरी जो आरओसी लिखी थी वो आउटसाइड, कॉजल के लिए क्या होती है, आउटसाइड और अनस्टेबल, और इसके लिए क्या लिखी थी बताओ, 2 साइडेड प्लस स्टेबल। यानी कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों क्या हो रहा है, मैचअप हो रहा है। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक ही ट्रांसफर फंक्शन है, इसके 3 अलग अलग इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म आपसे एग्जाम में कई बार पूछा है। तो आपको वो अगर जेट ट्रांसफॉर्म लिखना है कि इसमें से स्टेबल कौन सा है, इसका स्टेबल रिप्रेजेंटेशन तो ये होगा, कॉजल रिप्रेजेंटेशन ये होगा, एंटी कॉजल रिप्रेजेंटेशन ये होगा, एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से हम जो है वो एक ही जेट ट्रांसफॉर्म के कई सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मेरा जो कंप्लीट जेट ट्रांसफॉर्म उसमें केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम, और एक बचा हुआ है साइनसॉइडल इनपुट टू एलटीआई सिस्टम। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई टॉपिक जो है वो इस पूरे जेट डोमेन पे, जेट ट्रांसफॉर्म पे नहीं बचा, और प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स। तो कल की क्लास थोड़ी सी हम लंबी रखेंगे और जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जहाँ पे हम लोग ये नॉन कॉजलिटी वगैरह ये सब मतलब पर्टिकुलरली इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, साइनसॉइडल इनपुट, इन सब पे हम बात करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी 8-10 क्वेश्चंस भी हम लोग हैंडल करने की कोशिश करेंगे, और आपका जेट ट्रांसफॉर्म पे वाइंड अप हो जाए। जेट ट्रांसफॉर्म के वाइंड अप होने के बाद केवल 3 लेक्चर्स आपके बचेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट में। नंबर 1 डीएफटी इंट्रोडक्शन, एंड नंबर 2 प्रॉपर्टीज। इसे क्लियर? ये 2 लेक्चर हो गए, और तीसरा लेक्चर जो होगा वो आपका डिजिटल फिल्टर्स। इसे क्लियर? सो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल फिल्टर, क्योंकि अभी रिसेंटली आईआईटी ने जो है वो डिजिटल फिल्टर्स ईसी के टॉपिक से हटा दिया था, ई में तो है ही नहीं।
सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन में है, उसके लिए मैं थोड़ा सा पार्ट आपको कवर कर पाऊंगा। बाकी मैंने जो भी स्पेशल क्लासेस ली है डिजिटल फिल्टर्स की, आप उसको जो है वो देख सकते हो। ऐसे है तो प्लेलिस्ट में पूरा कंप्लीट करूंगा जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। बस आपको अपना प्रॉमिस निभाना है और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। और अगर आप चाहते हो कि और इससे ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हम लोग प्लस पे कवर करते हैं उसका ये 1/10 भी नहीं है। ऐसे क्लियर? तो अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहते हो तो यू मस्ट कम फॉर प्लस। प्लस के गाइस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इज इट क्लियर? और ये सारे फीचर्स हैं प्लस में। और आपको अगर प्लस पे आना है तो प्लीज़ इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है अगर आपको मेरी गाइडेंस आप सीख कर रहे हैं तो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इज इट क्लियर? तो आप आइए, मेरी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप जो है वो ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज कि बहुत ध्यान से देखिए प्लीज़, अगर आप मुझे अनअकैडमी पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप जो भी लेक्चर्स हैं उनको आप सीधे यहाँ पे एक्सेस जो है वो आप कर सकते हो, इज इट क्लियर? कोई भी पर्सनल मैसेज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी डिस्काउंट रिलेटेड कुछ भी, मतलब जैसा भी आप मैसेज चाहो, गाइडेंस रिलेटेड, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आप चाहें तो आप जो है पर्सनल चैट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप नोट्स सीख कर रहे हैं तो पहले तक, अभी फिलहाल नोट्स डिसकंटिन्यूड है, बट पहले तक जो नोट्स था वो आपको यहाँ पे मिल जाता था, इज इट क्लियर? और विद दिस थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम लाइक प्लीज गाइस। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के कंटेंट और आपको मिलते रहे फ्यूचर में तो प्लीज मैक्सिमम लाइक करो और मैक्सिमम शेयर करो। अब ये लेक्चर की सीरीज जो भी बंद नहीं होगी और ये तब तक आपका जो कल के बाद 4 लेक्चर्स और आने हैं, तो अभी चारों लेक्चर्स में 1 by 1 होगा और 9:30 पे ये आज रात में प्रीमियर जो है वो हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।